second part of this series, we will learn about biogeochemical cycle. So biogeochemical cycle क्या है? Biogeochemical cycle is basically the movement of nutrients and other chemicals between biotic and abiotic factors of an ecosystem. एक इकोसिस्टम जो है बायोटिक और एबायोटिक दो चीज़ों से मिलकर बना है. अब इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में अगर हम ध्यान से देखें तो जो आपस में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं उसी को हम बोलेंगे कि एक बायोकेमिकल साइकिल. एक जो साइकिल बनेगा वो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखिए ये प्रोड्यूसर है. प्रोड्यूसर क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर्स फूड, एल्गी, लाइकन्स और ग्रीन प्लांट्स ये सब हो गए. ये इसको खाता है कंज्यूमर खाता है, और कंज्यूमर जब मरता है तो बनता है वो डिकम्पोजर. डिकम्पोजिशन होकर सॉइल बनता है, और सॉइल अगेन यूज़ होता है प्रोड्यूसर के द्वारा, यानी कि प्लांट्स के द्वारा. और प्लांट्स भी मरते हैं तो डिकम्पोजर ही बनते हैं. अगेन ये फिर सॉइल बनते हैं, सॉइल से फिर ये प्रोड्यूसर बनते हैं. यानी एक साइकिल बन रहा है, यानी कि यहाँ पे एक न्यूट्रिएंट जो है वो फ्लो कर रहा है. सो द न्यूट्रिएंट इज फ्लोइंग इन द साइकिल इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइकिलिंग बोल लो या बायोजियोकेमिकल साइकिल बोल लो. अब ये न्यूट्रिएंट के साथ साथ और भी चीज़ें तो फ्लो कर रही हैं, जैसे अदर केमिकल्स भी फ्लो कर रहे होंगे. सो दिस इज व्हाट यू कॉल इज बायोजियोकेमिकल साइकिल. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल. तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल कौन कौन से हैं? तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो अगर रिप्लेसमेंट के बेसिस पे देखोगे तो रिप्लेसमेंट के बेसिस पे न्यूट्रिएंट साइकिल, इम्परफेक्ट साइकिल या परफेक्ट साइकिल कह सकते हैं. परफेक्ट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल कौन है? जिसमें कि न्यूट्रिएंट जैसे ही यूटिलाइज हो वैसे ही रिप्लेस कर दिया जाए तो वो परफेक्ट हो जाएगा. मोस्ट गैसियस साइकिल्स जो होते हैं वो कंसिडर परफेक्ट ही होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो यूटिलाइज होते हैं वैसे ही वो रिप्लेस हो जाते हैं. इन कॉन्ट्रास्ट सेडिमेंट्री साइकिल्स आर कंसिडर्ड रिलेटिवली इम्परफेक्ट. सेडिमेंट्री जैसे सल्फर, फास्फोरस और ये सब वाले हैं, वो सब इम्परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही वो यूटिलाइज हुए फिर वो रिप्लेस हो जाए. इट टेक्स टाइम. रिजर्वायर के बेसिस पे देखोगे तो दो हैं हमारे पास, एक गैसियस है और दूसरा सेडिमेंट्री है. गैसियस में क्या होता है कि जिसमें कि रिवर जो है एटमॉस्फेयर है, और हाइड्रोस्फेयर में क्या है कि सेडिमेंट्री साइकिल अपना इसमें बनता है. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज वाटर साइकिल. सो व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर साइकिल जो है वाटर एक इकोलॉजिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. Cycling of all other nutrients is also dependent upon water. It provides the transportation during the various steps. अच्छा देखो, न्यूट्रिएंट भी जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें रोल इसका है ही अपना, क्या बोलते हैं, दैट इज़ वाटर. क्योंकि बिना उसके न्यूट्रिएंट तो वैसे भी ट्रांसफ़र आगे नहीं हो पाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा. तो वाटर वैसे भी इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि साइक्लिंग ऑफ ऑल द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज़ द कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन ऑफ वाटर. ये इंपॉर्टेंट है अर्थ सिस्टम में, विच इज़ ड्रिवन बाई सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के द्वारा ड्रिवन है, और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है कॉन्टिन्यूस सर्कुलेशन है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में. नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़, अब जैसे वाटर साइकिल का देखना था, अब इस तरीके से देख सकते हो. रिजर्वायर में पानी है, पानी इवापोरेट हो, रिजर्वायर में हमारे पास पानी है, रिजर्वायर में पानी है. पानी जो है इवापोरेट हो, सनलाइट पड़ रही है तो इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट होकर क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं, कंडेंसेशन हो रहा है. कंडेंसेशन से फिर वो आपस में बादल टकरा तो फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो गया बारिश वापस ज़मीन पे. ज़मीन अगेन पानी अब मिल रहा है पौधों को, इन सबको, तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है इनका, और ये पानी वापस यहाँ पॉन्ड में भी इकट्ठा हो रहा है. तो परकुलेट हो के अंदर 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 जैसे ग्राउंड वाटर में चलेगा, फिर वो परकुलेट होके पहुँचे अगेन पॉन्ड के पास. तो आप एक देख रहे हो साइकिल बन रहा है कि पानी जहाँ से शुरू हुआ पानी वहीं पे वापस आ गया. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइकिल. दिस इज़ व्हाट यू कॉल इज वाटर साइकिल. नेक्स्ट थिंग इज कार्बन साइकिल. तो कार्बन साइकिल जो है, द कार्बन इज अ माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. अच्छा, कार्बन कम है ध्यान से देखोगे तो, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तो ज़्यादा है. पर फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इसके बिना कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज़ वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस. लेकिन अगर कार्बन ना हो, कम है चलो माना मैंने, पर कार्बन ना हो
तब भी तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब नहीं मिलेगा तो किस तरीके से खाना बन पाएगा प्लांट्स का, और प्लांट्स का खाना नहीं बनेगा तो हमारा कैसे बनेगा। ठीक है, सो इट इज़ द एलिमेंट दैट एंकर्स ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कोल एंड ऑयल टू डीएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं डीएनए को, एक कंपाउंड जो कि हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। अब देखिए ध्यान से क्या होता है, प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ठीक है, इनका फोटोसिंथेसिस होता है। कैसे होता है, CO2 को लेके ही होता है। CO2 से फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक मैटर बने। अगेन यहाँ पे CO2 है, CO2 से फोटोसिंथेसिस हुआ। अब ये जो है डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर है, ये बायोडिग्रेडेशन हो रहा है इनका, तो यहाँ से CO2 बन रहा है। रेस्पिरेशन कर रहे हैं एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमंस, तो CO2 आ रहा है, और CO2 आ रहा है तो उसको फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा है, और जो फूड ये प्रिपेयर कर रहा है फिर वो अगेन ह्यूमन खा रहा है, तो ये भी कार्बन साइकिल ही तो है। और अगर मर रहे हैं तो डेड एंड डिकेइंग मैटर भी सपोर्ट कर रहा है प्लांट्स के फॉर्मेशन को। सो दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द फैक्टर्स लाइक कार्बन इज अ इम्पॉर्टेंट, one of the important cycling of type of biogeochemical cycle. Next thing is we have is नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल आपको पता है किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल काम करता है। नाइट्रोजन साइकिल में अगर हम किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लें और फिर वहाँ से चलना शुरू करें तो हमें चीज़ें काफ़ी समझ आएंगी। जैसे नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर का, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी काम आता है, जो रूट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं रूट्स में। इससे क्या होता है कि फिर प्लांट्स अच्छे होंगे तो खाना अच्छा है, फिर वो पूरा चेंज शुरू हो जाएगा, यू नो इट। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड सॉइल। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है अमोनियम NH4 डेट्रीवेट्स, और फिर इसी तरीके से ये भी साइकिल चल पड़ता है। फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, फिर नाइट्रेट्स NO3 एसिमिलेशन ऑफ प्लांट्स होगा, उसके बाद में अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स जो होंगे फॉर्म होंगे प्लांट्स एनिमल्स में, फिर वो डेट्राइटस फूड चेन हमने पढ़ा था, ग्रेजिंग और डेट्राइटस, फिर डेट्रीवोरस खाएंगे उसको, फिर अमोनियम NH4 फिर से, तो वही चीज़ वो नाइट्रोजन का साइकिल रिपीट होता है। और ये भी इनएग्जॉस्टेबल सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन है, मतलब ये भी ख़त्म नहीं होता है द एटमॉस्फेयर, बट द एलिमेंटल फॉर्म कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो नाइट्रोजन को तुम एलिमेंटल फॉर्म में नहीं यूज़ कर सकते। जैसे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे NH4 यूज़ हो रहा है, यहाँ पे NH3 यूज़ हो रहा है, N2 यूज़ हो रहा है, पर N थोड़ी यूज़ हो जाएगा, इसको एलिमेंटल फॉर्म में आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द काइंड ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का, सेडिमेंट्री में जैसे फॉस्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, सॉरी कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये जो सर्कुलेट होते रहते हैं एक सेडिमेंट्री साइकिल में, इसी को हम क्या बोलते हैं कि ये अब इसमें जैसे सेडिमेंट्री में ही एक फॉस्फोरस साइकिल हो गया, नेक्स्ट हमारे पास सल्फ़र साइकिल हो जाएगा, और सल्फ़र साइकिल के बाद हमारे पास हम आगे फिर देखेंगे इकोलॉजिकल सेक्शन। तो देखो अब फॉस्फोरस कैसे ट्रैवल करता है, ये भी देखने वाली बात है। एनिमल्स हैं, फोटोसिंथेसिस फोटोफॉस्फेट को एनिमल ने खाना खाया है, खाना खा के फिर डेट्राइटस फूड चेन शुरू होता है, फिर डेट्रीवोरस होते हैं जो कि सॉइल्स में होते हैं, फिर डिकम्पोजिशन होगा उनका वो तो फॉस्फेट जो सॉइल में है इनऑर्गेनिक में, फिर वो उसका वापस एक तो प्लांट यूज़ कर लेगा, और दूसरा क्या है कि फॉस्फेट जो होगा सोल्यूशन में यूज़ होकर चला जाएगा, फिर प्रेसिपिटेटेड सॉलिड फॉस्फेट हो जाएगा, देन वो अगेन वेदरिंग ऑफ रॉक में भी काम आएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक बारिश की वजह से भी हो रहा है, इसकी वजह से भी हो रहा है, अपलिफ्टमेंट यानी कि ये जमा होने के कारण ये इसको पुश करेगा, तो अपलिफ्टमेंट ऑफ रॉक से होगा। तो ये इस तरीके से ये एक फॉस्फोरस का साइकिल शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट सेम विथ सल्फ़र का साइकिल। सल्फ़र के साइकिल में भी वही चीज़ है कि जैसे अगर मान लीजिए कि सल्फेट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये ड्राई डिपोजिशन में जा सकता है, ये वेट डिपोजिशन में जा सकता है, उसके बाद ये नीचे जाएगा, नीचे जाने के बाद में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे हैं इसको कंज्यूम करने के लिए, फिर उसके बाद फिर ये चीज़ ऊपर की तरफ आएगी, देन स्मेल्टिंग एंड बर्निंग प्रोसेस जो होगा फॉसिल फ्यूल्स इंडस्ट्रीज़ में या फिर कहीं पे भी, फिर वहाँ से SO2 रिलीज़ होगा, अगेन वो सल्फ़र आ गया एटमॉस्फेयर में। तो ये डिफरेंट मीन से घूम फिर के चीज़ें वहीं पहुँच जाएंगी जहाँ से शुरू हुई थी। दिस इज़ व्हाट यू कॉल ए साइकिल। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। What do you mean by ecological succession? So succession is a universal process of directional change in vegetation on
इकोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें क्या होता है कि एक रिप्लेस करता है दूसरे को ड्यू टू अनदर सक्सेशन डिस्ट्रक्शन, either natural or man-made. This process continues one community replacing another community until a stable, mature community develops. So इस तरीके से सक्सेशन होता है। जैसे हम देखेंगे तो एनुअल प्लांट्स हैं, ठीक है, इसके बाद फिर पेरेनियल प्लांट्स हो जाते हैं, ग्रासेस हो जाते हैं, फिर श्रब्स हो जाते हैं, फिर सॉफ्टवुड्स हो जाते हैं, फिर हार्डवुड्स हो जाते हैं। तो इस तरीके समय के साथ एक सक्सेशन बढ़ते चला जाता है इनका, इकोलॉजी का। और फाइनल स्टेज जो होता है इसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी। वो क्लाइमेक्स फिल्म में होता है जैसे, उस तरीके से क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। इसी में फर्दर डिफरेंट टाइप के हैं, प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं, और ऑटोजेनिक है, एलोजेनिक है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज नेक्स्ट चैप्टर वी हैव। तो उससे पहले एक बार इसको सक्सेशन को ख़त्म कर लेते हैं। तो सक्सेशन में क्या है कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये हमने समझ लिया। नेक्स्ट चीज़ है कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन में ऑन अ टेरेस्ट्रियल साइट द न्यू साइट इज़ फर्स्ट कॉलोनाइज्ड बाय फ्यू हार्डी पायनियर स्पीशीज़ दैट आर ऑफन माइक्रोब्स, जैसे माइक्रोब हो गए, लाइकन हो गए, मॉसेस हो गए, पायनियर